वेलकम यू ऑल इन द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। आप सभी का स्वागत है। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट दी हुई है कौन से प्राइम मिनिस्टर किस ईयर में है, वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इन प्राइम मिनिस्टर्स में से वीपी सिंह थे। कब बने वो? राजीव गांधी के बाद। तो सबसे पहला टाइम क्या दिया हुआ है? दिस वन, दिसंबर 1989 से नवंबर 1990। कौन था? वीपी सिंह। ठीक है, लेकिन वीपी सिंह की सरकार नहीं चल पाती है ज़्यादा, 1 साल चलती है और उसके बाद कौन बनता है प्रधानमंत्री? चंद्रशेखर इन नवंबर 1990, और वहाँ से लेके जून 1991 तक। उसके बाद कौन बनता है? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, और पीवी नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं, और उसके बाद हमारे पास दो प्रधानमंत्री और मिलते हैं हमें। पहले कौन बनता है? HD देवी गौड़ा बनते हैं 1996 में, और वो भी 1 साल तक रहते हैं। और उसके बाद IK गुजराल रहते हैं, जो कब रहते हैं? अप्रैल 1997 से 98। और उसके बाद फिर आफ्टर 1998 अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं 2004 तक। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। Now, NATO, North Atlantic Treaty Organization, formed in 1949, was an association of how many states? तो इसका जवाब होगा 12 स्टेट्स। जब इनिशियली ये फॉर्म हुआ था तो कितने थे? 12 स्टेट्स इन 1949। ठीक है, अब आज की डेट में कितने हो गए हैं? 32। इसमें लेटेस्ट एडिशन कौन है? फिनलैंड और स्वीडन। ठीक है, ये जो है कि दोनों ऐड हुए हैं लेटेस्ट 2023 और 24 में। इसकी डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी। कब बना था? 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन DC में एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस था। किसके खिलाफ? सोवियत एक्सपेंशन को रोकने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद USSR जो था बहुत ताकतवर हो चुका था, और उसको रोकने के लिए एक इन लोगों ने आपस में एक संधि की, सिक्योरिटी अलायंस किया। ठीक है, और उस टाइम थे कितने? 12 मेंबर्स। धीरे धीरे उसमें एडिशन होते गए, और लेटेस्ट एडिशन आपको नज़र आ रहे होंगे, दिस वन, स्वीडन 2024 में। और इसके अलावा जो फिनलैंड है वो 2023 में। तो ये आप याद रख सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसमें मैच करने को दिया हुआ है कि नैम इज़ व्हाट? नॉन अलाइनमेंट अलाइंस मूवमेंट। ठीक है, तो अगर आप पहला देखोगे तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आपको करना हो आंसर डायरेक्टली। 1961 में पहला हो गया। दूसरा ऑब्वियसली सेकंड जो होगा वो इन सब में जो सेकंड नंबर पे होगा वही होगा, 1964 हो गया। थर्ड विल बी 1970, और 18th इज 2019। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ये मूवमेंट कब होता है स्टार्ट? कोरियन वॉर के बाद। ठीक है, 1953 तक जो कोरियन वॉर चलता है, उसके बाद एज एन एफर्ट बाय सम कंट्रीज किस चीज़ को काउंटर बैलेंस करना था? बाईपोलराइजेशन को। बाईपोलराइजेशन किस में था? USA और USSR। तो दो गुटों में जो दुनिया बट रही थी कोल्ड वॉर में, उसको एक तरीके से काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की गई। ठीक है, वन ऑफ दीज वॉज द प्रो सोवियत सोशलिस्ट ब्लॉक ऑब्वियसली, और उन्होंने भी एक नाटो की ही तरह संधि कर रखी थी, वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, वो भी कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस था। और दूसरा जो अमेरिकन कैपिटलिस्ट ग्रुप था वो बिलोंग्ड टू नाटो। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है 1961 में, ऑन द बेसिस ऑफ द बांडुंग कॉन्फ्रेंस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉर्मली इस्टेब्लिश होता है। कहाँ पर? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। ठीक है, यहाँ पर पहली बार 1961 में इनिशिएट होता है। जो इसको लीड कर रहे थे वो कौन कौन थे? यूगोस्लाव के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो, इजिप्शियन प्रेसिडेंट गमल अब्देल नासिर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, घानियन प्रेसिडेंट क्वामे नक्रूमा, एंड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकर्डो। इन लोगों ने स्टार्ट किया, इसको लीड किया। पहला समिट आपको दिख रहा है यूगोस्लाविया बेलग्रेड में 1961 में होता है। सेकंड कायरो इजिप्ट में। उस टाइम वो इजिप्ट नहीं था, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बोला जाता था उसको। ठीक है, उसके बाद जाम्बिया में, एंड
18th जो कि दिया हुआ है इसमें वो होता है अज़रबैजान, बाकू, ठीक है। उसके बाद युगांडा 19th, ये जो सबसे लेटेस्ट है 2024 में ये कहाँ हुआ है, तो ये ज़रूर से याद रखना कि युगांडा कंपाला में हुआ है 19th समिट। और अगला कहाँ होना है ये भी याद रखना, उज्बेकिस्तान में होना है, ठीक है। 2029 में 20th समिट होगा, 2029 में उज्बेकिस्तान में। और अभी जो हो चुका है वो है 19th समिट युगांडा कंपाला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द शॉक थेरेपी आर इनकरेक्ट। अब पहली चीज़ तो ये कि शॉक थेरेपी थी क्या। शॉक थेरेपी रशिया में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। तो उन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जो कि अचानक से किसी देश में दिया जाए जो कि अर्लियर इट वाज सोशलिस्ट कंट्री था, और अचानक से उसको एक तरीके से बोला जाए तो कैपिटलिस्ट कंट्री बना रहे हो आप, तो इकोनॉमी में जो अचानक से किए गए बदलावों को ही शॉक थेरेपी बोलते हैं, क्योंकि अचानक से दिया गया, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड शॉक, कि शॉक लगा और शॉक लगने के बाद ऑब्वियसली चीज़ें ठीक नहीं हुई। तो अगर इसमें एलिमिनेशन भी आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि ऑप्शन ए प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पेरिटीज़, मतलब इनइक्वालिटीज़ इंक्रीज हुई। रशिया वॉज डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन, सिर्फ लोगों में ही नहीं बल्कि रीजन्स में भी रिच और पुअर, मतलब एक रीजन फल फूल रहा है और दूसरा रीजन गरीब हो रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ द रूबल, द रशियन करेंसी, अब यहाँ से आपको ये पता लग रहा है ना कि रशियन करेंसी क्या है, रूबल है, वो भी डिक्लाइन हुई। प्राइवेट फार्मिंग वॉज टू बी रिप्लेस्ड बाय कलेक्टिव फार्मिंग। अब यूएसएसआर जब बना था तो कलेक्टिव फार्मिंग तो पहले थी, साथ मिल के फार्मिंग करना, उसको ऑब्वियसली जब कैपिटलिज्म आएगा तो क्या बनेगा, प्राइवेट फार्मिंग होगी, लोग अपनी अपनी फार्मिंग करेंगे। तो ये शॉक थेरेपी के बाद का तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस। जैसे हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे उनको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, मतलब हटाया जाता है उसको, तो वहाँ पर भी अचानक से कर दी गई और पूरा का पूरा इंडस्ट्री जो था इनकी, उनको अंडर वैल्यू करके और बहुत ही कम दामों में, औचे दामों पे बेच दिया गया, तो ये भी सही है। द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज वॉज कैरिड आउट बाय द रशियन गवर्नमेंट। इंडस्ट्रीज़ का रीस्ट्रक्चर किया गया, ये भी ठीक है। क्या नहीं ठीक है कि प्राइवेट फार्मिंग वॉज टू बी रिप्लेस्ड बाय कलेक्टिव फार्मिंग, ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या होगा, अल्टीमेटली कलेक्टिव फार्मिंग से आप जाओगे प्राइवेट फार्मिंग की तरफ से। थोड़ी सी डिटेल देखते हैं इसकी। देखो, सबसे पहले जो शॉक डॉक्ट्रिन है उसको नाओमी क्लेन ने पॉपुलराइज किया, ठीक है। नाओमी क्लेन, शी आर्ग्यूज दैट न्यू लिबरल फ्री मार्केट पॉलिसीज़, जैसा कि मिल्टन फ्रीडमैन ने 1980s 90s में बताया था, तो उनकी जो न्यू लिबरल फ्री मार्केट पॉलिसीज़ थी हैव राइजन टू प्रोमिनेंस ग्लोबली बिकॉज ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ शॉक थेरेपी। वो कहती हैं कि दीज पॉलिसीज़ आर ऑफन अनपॉपुलर, कई बार ये अनपॉपुलर लगती हैं, रिजल्ट इन ग्रेटर इनइक्वालिटी, इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है। एकम्पनीड बाय पॉलिटिकल एंड सोशल शॉक्स, अचानक से आप चीज़ों में बदलाव लाओगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मिलिट्री कूप हो सकता है, ठीक है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर हो सकता है, सडन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें शॉक डॉक्ट्रिन कही जाती हैं कि अगर आप अचानक से जो शॉक देने की कोशिश करोगे तो हर आस्पेक्ट में, नॉट ओनली इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल शॉक्स विल ऑल्सो हैपन, ठीक है। शॉक थेरेपी अगर 90s में देखें तो रशिया में किस चीज़ को बोलते हैं, अचानक से रैपिड न्यू लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसमें क्या होगा, प्राइस लिबरलाइजेशन होगा, मास प्राइवेटाइजेशन, बहुत तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन होगा, सारी इंडस्ट्री बेच बाच के क्या कर दोगे, प्राइवेट कर दोगे, ठीक है, औने पौने दामों में जो बेच दिया, जो हमारे ऑप्शन में भी था। ट्रेड ओपनिंग डिज़ाइन टू शिफ्ट फ्रॉम अ प्लैंड टू अ मार्केट इकोनॉमी, जो कि पोस्ट सोवियत कोलैप्स के बाद हुआ। ये कब इनिशिएट हुआ, 1992 में बोरिस येल्सिन जो वहाँ के प्रीमियर थे, उन्होंने इसको इनिशिएट किया। लेकिन इसकी वजह से क्या क्या हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, बहुत महंगाई बढ़ गई, मास पॉवर्टी हो गई एंड अ कोलैप्स्ड इंडस्ट्रियल बेस बेनिफिटिंग अ फ्यू, कुछ लोगों को तो फ़ायदा हुआ जिसकी वजह से कुछ रीजन्स रिच हो गए, वाइल डिवस्टेटिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स बर्बाद हो गए, ठीक है। अब इसमें प्राइस लिबरलाइजेशन की बात करो तो इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है।
कंज्यूमर प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गए, मतलब कई जगहों पे तो 2000 टाइम्स बढ़ गई। कोई चीज़ 10 रुपये की मिल रही है, वो चीज़ 20,000 की मिलने लगी बाई 1994, 2 सालों में। तो आप समझ सकते हो कि कितनी खतरनाक चीज़ थी ये। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट में अपने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हमारे यहाँ बोलते हैं, अपनी कंपनीज़ को उसको उठा के औने पौने दामों में प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज़ को बेच दिया, बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र कर दिया। ये भी गलत था। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ऑब्वियसली जब इतनी चीज़ें हो रही हैं तो जीडीपी तो धाए से गिरेगी। ठीक है, जिस तरीके से ग्रेट डिप्रेशन में गिरी थी उससे भी ज़्यादा गिरी। ठीक है, और इनकी जो करेंसी थी वो बर्बाद हो गई, और लोगों को जो नुकसान होना ही है। इसके अलावा जो सोशल इम्पैक्ट की बात करूँ तो रिमूवल ऑफ सोशल सब्सिडीज़। अब भाई आप सोशल सब्सिडीज़ भी हटा दोगे, वेलफेयर थोड़ी करोगे आप, आपको तो मार्केट इकोनॉमी चाहिए। तो क्या हो गया, पॉवर्टी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, यहाँ तक कि मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 5 ईयर का ड्रॉप आ गया। ठीक है, अब इसके एंड अ सर्ज इन मोर्टेलिटी रेट्स, लोगों में डेथ्स भी होने लगी भाई, खाना नहीं मिलेगा, इतनी महंगाई हो जाएगी, तो नुकसान ही नुकसान है हर तरफ, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, हर जगह। आउटकम, यही आउटकम था कि रिफॉर्म्स फेल्ड टू, एक भाई स्टेबल कम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो हो गई फेल। क्या हो गई? फेल हो गई, रिजल्टिंग इन प्रोफाउंड इकोनॉमिक हार्डशिप, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप हो गई, करप्शन फैल गया चारों ओर, एंड लास्टिंग डिस्ट्रस्ट ऑफ, और लोगों में कहीं ना कहीं ये कहा गया कि भैया ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो तुम लाए हो कहीं ना कहीं इसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, ऐसा लोगों को लगने लगा। क्योंकि भाई ऐसी गलत चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली अ थॉट प्रोसेस विल चेंज। ठीक है, तो और ये कौन करते थे? जैसे इंडिया में भी उसी के आसपास 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, तो ये करते थे वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिस्ट्स, ये रिकमेंड करते थे, और उनकी कोशिश ये थी कि कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दें। लेकिन जब वहाँ पर एग्जिस्टिंग लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो ठीक नहीं था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ रिजल्टेड इन कैओस, तो उसकी वजह से क्या हो गया, फ्री मार्केट फंक्शन नहीं कर पाया, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, दैट वाज नॉट अवेलेबल इन रशिया। ठीक है, अब इसमें भी मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, तो रशियन रिवॉल्यूशन आप सभी को पता है 1917 में हुआ था। बर्लिन वॉल की बात करें तो 1989 में हुआ। सोवियत इन्वेजन 1979 में हुआ था, और डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था? 1991 दिसंबर में। ठीक है, इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। देखो 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ उसमें दो रिवॉल्यूशन हुए, एक को बोलते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन, और उससे पहले होता है फेब्रवरी रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो ज़ार होते हैं वहाँ के किंग को ज़ार बोलते हैं, तो ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी मतलब अपना चला रहे थे वो, एंड इस्टेब्लिश्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती है लास्ट में। तो वर्ल्ड वॉर 1 के लॉसेस के बाद फूड शॉर्टेजेस होती हैं, विरोध होता है, तो फेब्रवरी रिवॉल्यूशन में ज़ार निकोलस टू को हटा दिया जाता है, वो एब्डिकेट कर देते हैं, अपनी गद्दी छोड़ देते हैं। जबकि अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या होता है, जो लेनिन के बोल्शेविक्स थे, मतलब फाइनली जो कम्युनिस्ट्स थे, वो पावर में आते हैं, और फाइनली सोवियत यूनियन बनता है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी क्या होता है, अब हम बात करेंगे किसकी, वो जो वॉल है बर्लिन का उसकी बात कर रहे हैं हम। तो जर्मनी किस में डिवाइड होता है? दो में, एक होता है वेस्ट जर्मनी, ठीक है, जिसको कौन सपोर्ट कर रहा है, जो एक तो कैपिटलिस्ट है सपोर्टेड बाय यूएस, यूके, फ्रांस, और एक होता है ईस्ट जर्मनी जिसको सोवियत यूनियन कर रहा होता है। ठीक है, 1961 में क्या होता है, अब भाई लोग उस टाइम चाहते थे कि वो यहाँ से भाग के यहाँ चले जाएं, पर इट वाज नॉट पॉसिबल। कैसे? क्योंकि सोवियत यूनियन बोल लें, उनके सपोर्ट से ईस्ट जर्मनी एक दीवार खड़ी करता है, बर्लिन वॉल, ताकि लोग वेस्ट बर्लिन में न भागें। ठीक है, न भागें। तो बर्लिन वॉल रहती है 28 सालों तक, और फिर 9 नवंबर 1989 को इसे गिरा दिया जाता है। ठीक है, और ये डिवीज़न ख़त्म हो जाता है। इन्वेज़न की बात करें तो अफ़गानिस्तान का इन्वेज़न कब होता है? दिसंबर 1979 में। ठीक है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनका असैसिनेशन हो जाता है, और ये चलता कब तक है? 10 सालों तक रहता है वहाँ पे। सोवियत यूनियन अपने बहुत सारे ट्रूप्स को डिप्लॉय करता है, ठीक है, ताकि वहाँ की जो स्ट्रगलिंग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको वो आर्म कर सके। अब यूएस को पसंद नहीं आएगी ये बात, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे जो आज हम जानते हैं तालिबान, उसको कहीं ना कहीं खड़ा करने की कोशिश करेगा, मुजाहिदीन रेबल्स को बैक करता है। तो आप हो क्या रहा है, लड़ कौन रहा है? यूएसए और यूएसएसआर,
बट धरती किसकी है? अफ़गानिस्तान की, ठीक है। अफ़गानिस्तान की धरती पे लड़ाई हो रही है इन दोनों की। ये किसको बैक कर रहे हैं? ये बनवा देते हैं अल्टीमेटली तालिबान, ठीक है। इनकी वजह से तालिबान बन जाता है। और ये किसको? कम्युनिस्ट सरकार को फोकस कर रहे होते हैं कि ये रहे। तो इससे नुकसान किसका है? अल्टीमेटली नुकसान होगा वहाँ के लोगों का। मिलियन डेथ्स का मतलब आप समझ सकते हो कि दसों लाखों डेथ्स हो गई, ठीक है। और इवेंचुअली, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर बना लास्ट में सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन के लिए, ऐसा बोलते हैं, माना जा सकता है, ठीक है। नाउ डिसोल्यूशन जब होता है 1991 में, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिस्ट स्टेट कितने देशों में बढ़ता है ये भी आप याद रख सकते हो। 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स बनते हैं, ठीक है। यूक्रेन, बेलारूस वगैरह ये सारे। आगे बढ़ते हैं। हु हेल्ड द इमरजेंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जॉर्ज बुश ने बोला था। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जॉर्ज HW बुश हैं, ठीक है। मतलब फादर ऑफ छोटे वाले बुश, ठीक है, जो 2003 में थे, उनके फादर। और ये कब थे? 90s में, 92 93 में, उस टाइम ये थे, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में। तो जॉर्ज HW बुश जो थे, उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कब कहा था? पोस्ट कोल्ड वॉर फॉरेन पॉलिसी विजन था जिसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1990 और 91 में, ठीक है। किस पे फोकस था इसका? कलेक्टिव सिक्योरिटी, रूल ऑफ लॉ और US लेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कि भैया अब हम चलाएंगे क्योंकि USSR तो ख़त्म हो रहा है, और रूल ऑफ लॉ रहेगा, कलेक्टिव सिक्योरिटी रहेगी, कोई किसी देश पे अतिक्रमण नहीं करेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसका इसका क्या था एम? टू रिप्लेस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट विद अ सिस्टम। ऐसे सिस्टम से को ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को रिप्लेस करना था जहाँ पर नेशंस साथ में काम करें। कोई भी एग्रेशन दिखाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नोटेबली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द कोएलिशन फॉर्म ड्यूरिंग गल्फ वॉर। अब गल्फ वॉर जब होती है उसी टाइम, तब क्या होता है? एक कोएलिशन बना के उसको लड़ा जाता है, और इससे वो चीज़ दिखाने की कोशिश की जाती है कि एग्रेशन अगर कोई दिखाएगा, जैसे कि इराक ने कुवैत में दिखाया था गल्फ वॉर से पहले, तो गल्फ वॉर होती है और उसके बाद, ठीक है। अब US डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। देखो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमने कब देख लिया, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा जॉर्ज HW बुश। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर ये कब होता है? जब हमला होता है, वर्ल्ड ट्रेड टावर गिरा दिया जाता है आतंकी हमले में 11 सितंबर 2001 को। तो उसके रिस्पॉन्स में इस टाइम इनके बेटे प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज HW बुश के। तो ये भी मैच हो गया। तालिबान रिजीम कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहाँ लॉन्च किया जाता है, कब लॉन्च किया जाता है? 2003 में, ठीक है। इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। देखो, वॉर ऑन टेरर जो था, जिसको ऑफिशियली ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म भी कहते हैं, ये ग्लोबल मिलिट्री कैंपेन था। किसने इनिशिएट किया था? US ने। कहाँ पे? इराक में। किसके रिस्पॉन्स में? 11 सितंबर को जो अटैक हुआ था उसके रिस्पॉन्स में 2001 में, ठीक है। US प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश, इन्होंने सबसे पहले टर्म दिया था वॉर ऑन टेररिज्म 16 सितंबर 2001 को, और फिर वॉर ऑन टेरर अ फ्यू डेज लेटर इन अ फॉर्मल स्पीच टू कांग्रेस, ठीक है। बुश ने ये इंडिकेट किया कि एनिमी ऑफ द इंडिकेटेड द एनिमी ऑफ द वॉर ऑन टेरर एज अ रेडिकल नेटवर्क ऑफ टेररिस्ट्स। उन्होंने किसको बोला है कि कौन टेरर फैला रहा है? जो टेररिस्ट्स के रेडिकल नेटवर्क्स हैं, और साथ ही साथ वो सभी गवर्नमेंट, वो सभी सरकारें जो उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम पे एक जंग लड़ी जाती है इराक में, लॉन्च होता है 2003 में 19 मार्च को। इसमें वहाँ के प्रेसिडेंट को फांसी की सज़ा भी बाद में दे दी जाती है पकड़ के, ठीक है। अब इनका क्या गोल था? वर टू डिपोज इराकी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन एंड लोकेट एलिज्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इनको लगा कि वहाँ पे तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, न्यूक्लियर बम और बायोकेमिकल फ्यूल्स हैं, वो फ्यूल नहीं, सॉरी, बायोकेमिकल वेपन्स हैं। अब मिला कुछ नहीं, लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई, ठीक है। और उसके बाद आप सभी को पता है कि IS आ जाता है, और क्या होता है ये सभी को पता है। तो इनिशियली इट वाज रैपिड मिलिट्री सक्सेस मिली, और लेकिन बाद में कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, IS बन गया, और कितना नुकसान हुआ वी ऑल नो। तो इसके बाद इंसर्जेंसी हुई, ठीक है। इंसर्जेंसी हुई, IS आता है, और इंटेंस सेक्टेरियन वायलेंस वगैरह मिडल ईस्ट में फैल जाता है।
ठीक है। नाउ विच कंट्री वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ द एशियन? एशियन का फाउंडर मेंबर, देखो इंडिया तो मेंबर है नहीं, चाइना, रशिया कोई नहीं है, तो इंडोनेशिया इज़ द मेंबर, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। तो थोड़ा सा एशियन को देखते हैं। देखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस फुल फॉर्म है इसका। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कब बनती है? 8 अगस्त 1967 को, टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी, कि साउथ ईस्ट एशिया में रीजनल स्टेबिलिटी रहे, आपस में बढ़िया कोऑपरेशन, तालमेल हो जाए। कौन थे फाउंडिंग मेंबर? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो ये तो याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कौन कौन था? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये आपको मैप के रूप में दिख रहा है। बाद में कौन ऐड होता है? देखो, बाद में सबसे पहले ब्रूने ऐड होता है 1984 में, 95 में वियतनाम, लाओस एंड म्यांमार 97 में, कंबोडिया 99 में, और सबसे लेटेस्ट एडिशन, ये ज़रूर याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी पूछ लेते हैं कि भैया लास्ट एडिशन कौन था, तो तिमोर लेस्ते था, जो कि 11th मेंबर है 2025 में, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूने, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखने हैं? जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं इन्हें याद रखना है, और उसके बाद कौन कौन ऐड हुआ? ब्रूने, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, तिमोर लेस्ते, और सबसे ज़रूरी है तिमोर लेस्ते, तो बिल्कुल याद रखना, और फाउंडिंग मेंबर्स भी सारे, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पिलर ऑफ द एशियन कम्युनिटी? के पिलर्स नहीं है। देखो, पिलर्स 3 है हमें, एक तो सोशियो कल्चरल है, ठीक है, और इकोनॉमिक है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी का भी एक पिलर है, पर वो क्या है? पॉलिटिकल सिक्योरिटी, जिसमें मेजर फोकस किस पे है? सिक्योरिटी पे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए कि पॉलिटिकल इज़ नॉट द पिलर। अदरवाइज तो ये कोई जो ऑप्शंस दिए हैं वो थोड़े से 1 और 3 में डाउटफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो जो 3 पिलर्स हैं वो मैं बता देता हूँ, बाकी जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी वाला पिलर है उसमें फोकस सिक्योरिटी पे है। देख लो, एशियन कम्युनिटी इज एंकर्ड ऑन 3 म्यूचुअली रेनफोर्सिंग, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए पिलर्स हैं। कौन से? सबसे पहला है एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, एपीएससी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एईसी, एंड एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, एएससीसी। एंड दीज पिलर्स फोकस ऑन मेंटेनिंग, क्या करना है? पीसफुल रिलेशंस बनाने हैं, ठीक है, एक सिंगल कम्पिटिटिव मार्केट रहे, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव पीपल ओरिएंटेड सोसाइटी बने, ठीक है। अब एपी जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी वो क्या करेगा? रीजनल पीस रहेगा, लड़ो झगड़ो मत भाई, साथ में रहो, सिक्योरिटी रहे, स्टेबिलिटी रहे, डेमोक्रेटिक हार्मोनियस सोसाइटी वगैरह रहे, ठीक है। इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या करेगी भाई? इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक चीज़ें होंगी, हाईली कम्पिटिटिव रीजन बने, ठीक है, सभी लोग प्रॉस्पर करें, वेल्दी बने, फ्री फ्लो ऑफ क्या होगा? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्ड लेबर, ठीक है। सोशियो कल्चरल की बात करें तो फोकस ऑन बिल्डिंग अ केयरिंग एंड शेयरिंग कम्युनिटी दैट प्रमोट्स ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, कॉमन आइडेंटिटी अमंग पीपल्स, की सभी की एक पहचान हो कि हाँ भाई हम सभी बिलोंग टू एशियन, ठीक है। तो ये पिलर सपोर्ट करते हैं ब्लूप्रिंट्स दैट गाइड द डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ मेंबर स्टेट्स, ठीक है। नाउ दिस वन, भूटान, मालदीव्स। अब हमें पता लगाना है कि कौन सा क्या है। देखो, सबसे पहले अगर भूटान की बात करूं तो अ लैंड लॉक्ड कंट्री विद मोनार्की, यहाँ पे आज भी मोनार्की है, तो हमें क्या मिलेगा आंसर? लैंड लॉक्ड। मालदीव्स की बात करूं तो मालदीव्स में सल्तनत थी कब तक? 1968 तक। इंडिया क्या है? सेंट्रली लोकेटेड है, सभी साउथ एशियन कंट्रीज़, मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और सबसे पहले लिबरलाइज करने की बात करूं तो 1977 के आसपास श्रीलंका करता है, ठीक है। तो डी कहाँ जाएगा? पहले पे, ठीक है। अब आप देख लो, ये रहा आपका मालदीव्स, ठीक है। इंडिया सबसे शेयर कर रहा है, पाकिस्तान से, नेपाल से, यहाँ पे भूटान है, ठीक है, बांग्लादेश है, श्रीलंका यहाँ पे है। तो लैंडलॉक्ड आपको दिख गया, भूटान है, इंडिया शेयर करता है। उसके बाद मालदीव्स की बात करूँ तो यहाँ क्या था? सल्तनत थी, ठीक है। कब तक? 1968 तक, ठीक है। तो 1968 तक यहाँ क्या थी भैया? सल्तनत थी।
और जो लिबरलाइजेशन जो यहाँ पे होता है, लिबरलाइज अपनी इकोनॉमी को कौन करता है 1977 में, कौन करता है जी, श्रीलंका करता है। तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारा ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप सभी से। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, विल मीट अगेन, थैंक यू।